आप सभी को नमस्कार। आप देख सकते हैं एक छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। इनकी एक अलग तरीके की विधा है। कभी आप सुनते होंगे कि कबीरदास जी और तुलसीदास जी किस तरीके से चौपाइयाँ लिखा करते थे, तो इनसे जानते हैं। पहले इनका परिचय। नमस्कार बंधु। नमस्कार। बताइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? ओम पांडे, और मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश का छात्र हूँ। फाइनल ईयर में हूँ अभी इस समय अपने। और हाँ, मुझे वो वाकया बताइए, क्योंकि आप बहुत पहले मुझे सुना चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दर्शक भी जाने कि इस विधा, मतलब वो कैसी विधा रहती थी जिस समय चौपाइयाँ लिखी जाती थी। देखिए, रही जैसे हमने तुलसीदास को बहुत फॉलो किया अच्छा। इस चीज़ को जानने के लिए कि उनका तरीका क्या रहा लिखने का। तुलसीदास खुद तो संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के? हाँ, उनकी संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप रामायण को भी देखेंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी, तो जहाँ जहाँ मंगलाचरण उन्होंने किया है तो वो संस्कृत में ही किया है रामायण के अंदर। उसको पढ़ के ही अंदाज़ा जा सकता है कि उनकी संस्कृत बहुत अच्छी रही होगी। क्योंकि लोक भाषा में आना था उनको, रामायण को बहुत लोक भाषा तक पहुँचाना था, तो उसलिए उन्होंने एक देसी प्रयोग किया, जिसमें कि छंद का इस्तेमाल करते हुए देसी भाषा में बनाया। छंद की बात की जाए तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग मीटर की बात करते हैं कि कोई भी पोएटिक लाइन होती है वो एक मीटर में बंधी होती है। उसमें कहाँ पिच राइज करेंगे, कहाँ लो करेंगे, बहुत फिक्स होता है। यही छंद की भी विधा है कि आप मात्राओं में बंधे होते हैं। आपकी मात्रा कितनी ऊंची जाएगी, कितनी नीची जाएगी, आप उसमें बंध के अपनी बात को कहना आपको ज़रूरी पड़ता है। सुनने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि याद जल्दी होती है। अच्छा। अगर क्योंकि आपको पता है कि राइमिंग होने वाली है, तो अगर आप भूल भी रहे होंगे तो आप उस राइम को याद करके वो लाइन तैयार कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या मतलब यहाँ पे लिखा था? यहाँ आने से पहले तो स्कूल टाइम पे बहुत चीज़ें लिखते रहे, कुछ चीज़ों को देख करके। यहाँ आने के बाद एक दोस्त के साथ अपने, उसका नाम ध्रुव है। हाँ। ध्रुव नाम इसलिए बता रही कि वो नाम भी हमारी कविता में आएगा एक अलग तरीके से। तो हाँ। ध्रुव के साथ LBS हॉस्टल में गए थे। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री आर्ट्स फैकल्टी का हॉस्टल है, उसके अंदर गए थे कैंटीन में खाना खाने के लिए उसके। और वही था कि देखा, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा पहलू सब दिखा, तो बस मन किया कि इसके बारे में लिख दिया जाए कि ये बिल्डिंग कैसी है, यहाँ रहने वाले कैसे हैं। तो बस उसी को छंद में बनाना शुरू किया कि हाँ ठीक है। जरा सुनाइए। अच्छा, हाँ, छंद लिखने की विधा में एक तुलसीदास को चूँकि जब आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आप पाएंगे कि वो लिखने से पहले एक मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण सिंपली मतलब कि आप हर एक चीज़ को प्रणाम कर रहे हैं जो आपको कविता लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो वही तरीका हम भी फॉलो करते हैं। तो हमारी कविता में भी एक आता है मंगलाचरण का पोर्शन, तो पढ़ते हैं। पहली लाइन से शुरू होता है, कहीं जात कथा एक गृह की, छात्र निवास मनोरम पी की, उत्तम दृष्टि जहाँ परी जाई, नाम लाल बहादुर पाई। नाम आ गया। वंदन करी भनीति से पहले, कविता से पहले वंदना करेंगे। सदा सहायक हो ही अगले, जो भी अगले लोगों की वंदना हो रही वो मेरे सहायक हों। बंदव गिरा सकल जग व्यापी, मूर्त ऋषित ज्ञान की वापी, माता सरस्वती। शूर्पकर्ण बंदव बहुताई, सदा सहायक मंगल चाई, भगवान गणेश। पुनि बंदव जुगल हरिहर को, विष्णु और भगवान शंकर। बंदव ज्ञान गम्य सब नर को, सभी ज्ञानी लोग। जो सरिता यह बनी भनीति की, क्षमहु जेहि दृष्टि न लागे नीकी। चूँकि कविता में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं की बात की जा रही थी, इसलिए जिसे भी बुरा लगे उससे हम क्षमा मांगते हैं। पर कवि रचना को बांध न पाई, कविता की रचना को बांधा नहीं जा सकता, ना ही इनकी विषयों को। जिमी सरिता सागर में हो जाए, जैसे बहती हुई नदी सागर से मिलती है, एक कवि की कल्पना को भी आप रोक नहीं पाएंगे, वो सोच लेता है जहाँ तक उसे सोचना है। दोहा आता है, कहीं भांति बहु वंदना, विविध विधि हरि नाम, क्षमहु ज्ञान गण मोहि अपि, धरहु यह विश्राम। यहाँ पे मंगलाचरण को विश्राम देते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। जाई गृह देखी मैं शोभा, मानहु मंगन के मन लोभा। चहुदिसी भारी दीवारी रखवारी, मध्य तरु अरु भरु फुलवारी। अति उतंग अटक बहु भारी, रहु ताहि विशाल उर्धारी। आंगन दुई मध्य अरु ओरा, चितवत चित्त चकित जब निहोरा। चितवत होत नर बहुत प्रकारा, लोभ घृणा भय प्रेम का मारा। बहुत रहहि सुभट भल भारी, जस सिंगन महु मृग महतारी। कही कही के रक्षा करी जाई, नर जननी बल कवन बताई। परसु मंगल सब आचारा, चमकत गृह चंद्र संग तारा। आगे है,
सब विधि लक्षण शुभ रही, करही मंजुल गान, अटल उडगन संग करी, भय आयहूँ के ही प्राण। हमने एक बता दें कि शुरू में नाम हमने ध्रुव का लिया था कि हम उसके साथ गए थे। यहाँ पे एक शब्द आता अटल उडगन। उडगन मतलब तारा होता, अटल मतलब ऐसा तारा जो कभी हटता नहीं है। तो उस ध्रुव नाम को हमने थोड़ा सा तोड़ दिया यहाँ पे, चूँकि वो उसी हॉस्टल का बच्चा था, इसलिए हम निश्चिंत थे कि हाँ यहाँ पे ये संभाल देगा। रही तह बालक बहु तेरे, सुगम सुलभ सुलक्षण घेरे, जिनके मन नहीं काम न क्रोधा, परस्पर प्रीति नहीं को विरोधा, सब नर हरि के रूप समाना, सज्जन भेद भली बात सब जाना, जस प्रेम बसत तिनके मन माही, बरनी सो सहस मुख में नाही, जस जानी नर हरि की प्रीति, को वेद बरने सोई रीति, जस रवि पासु प्रकाश को पाई, अति समीत जावत जरि जाई, सब एही भांति बसव समाना, रहे सदा पर अति न जाना, एही प्रेम अनुपम देखा, बरनी सोई निज मति की रेखा। हमने अपनी मति की रेखा के अनुसार इसी दृश्य को वर्णन कर दिया। छोटा सा अंश था उस कविता का। जरा सा इसको संक्षेप में, जैसे जो लोग सुने तो कई बार सुनने वाले लोगों को इसका शाब्दिक अर्थ नहीं पता चलेगा। हाँ, तो एक मोटा मोटी जरा सा जिन चीज़ों को आपने ये किया है वो जरा संक्षेप में बताइए। जैसे इसमें एक लाइन आती है, जिनके मन नहीं काम न क्रोधा। तो अगर व्याकरण में देखा जाए तो आपके बोलने के इंटोनेशन से, आपके बोलने के उतार चढ़ाव से आप नहीं को इधर उधर कर सकते हैं। जैसे जिनके मन नहीं काम न क्रोधा, लाइक उनके मन में है काम और क्रोध, ये भी देखा जा सकता है। और जिनके मन नहीं काम न क्रोधा, नहीं है ना उनके मन में काम है ना क्रोध है। परस्पर प्रीति नहीं को विरोधा, इसे भी देख सकते हैं कि परस्पर प्रीति नहीं को विरोधा, उनके मन में विरोध है, प्रीति नहीं है। ये भी देख सकते हैं कि परस्पर प्रीति नहीं को विरोधा, कि हाँ परस्पर प्रेम है, कोई विरोध नहीं है। तो इस तरीके से इस पूरी कविता में कई ऐसे अंश आपको मिलेंगे जहाँ की दो भाषाओं का शब्द का आप अर्थ निकाल सकते हैं। हमने अपनी दृष्टि से कुछ और रखा, पढ़ने वाली अपनी दृष्टि के अनुकूल उसको रख सकता है। एक लाइन आती है, सब नर हरि के रूप समाना, सज्जन हॉस्टल में सब जो है हरि के रूप के समान है, सज्जन भेद भली भांति सब जाना। अब यहाँ पे फिर हमने स्पष्ट कर दिया कि इस हरि शब्द का मतलब प्रत्येक आदमी अपने हिसाब से समझ सकता है। संस्कृत में हरि का मतलब बंदर भी होता है और हरि का मतलब भगवान विष्णु भी होते हैं। फिर ये द्विभाषी प्रयोग है, आप कौन सा प्रयोग अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, हमने स्पष्ट नहीं किया अपनी पूरी कविता में। तो इसी प्रकार से है कि हर जगह हमने दो दो अर्थों का उपयोग किया है। जैसे एक है, बहुत रही सुबट बलभारी। सुबट बलभारी मतलब कि गार्ड वहाँ पे खड़े थे। जस सिंघन महु मृग महतारी, जैसे शेर के समूह में मृग की माँ को खड़ा कर दिया जाए। तो अब वो मृग की माँ वहाँ के बच्चे हैं कि वहाँ के गार्ड हैं, ये आपको समझना है। और वो सिंह कौन है, वो गार्ड वहाँ के सिंह हैं कि वो बच्चे वहाँ के सिंह हैं। तो इसी तरीके से द्विभाषी प्रयोग है पूरी कविता भर में। तो है हाँ, ऊपर की शुरुआत की लाइन में विवरण वहाँ के दृश्य का है, जैसे कि चौदिसी भारी दीवारी रखवारी, मध्य तरु अरु भरू भरू फुलवारी। पूरे BHU भर में आप बहुत सारे पेड़ और फुलवारी पा सकते हैं। तो ये है आंगन दुई मध्य अरु ओरा, दो आंगन थे उसके अंदर, एक पहला और एक दूसरा आंगन अंदर जा कर के था। ये था। हाँ, एक लाइन में है कि पर सुमंगल सब आचारा, चमकत गृह चंद्र संग तारा। उनका आचरण हम उसी प्रकार से अच्छा कह सकते हैं जैसे कि चंद्रमा की रोशनी को पाकर तारा चमकना शुरू हो जाता है। किसका आचरण? उन बच्चों का, वहाँ के बच्चों का आचरण हम उसी तरीके से अच्छा कहेंगे जैसे कि चंद्रमा के प्रकाश में तारा अच्छा दिखता है। तो शायद BHU के भाग हैं इसलिए वो अच्छे हैं, या जो समझिए, क्योंकि एनालॉजी ऐसी ही दे रखी है हमने। तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे किसी को इस तरीके की विधा में लिखने का अगर मन करे तो ये क्या मतलब आकस्मिक आपके मन में आया कि इस तरीके से लिखना चाहिए, या आपने? जैसे हमने शुरुआत में कहा ना कि ये याद करना बहुत आसान होता था। आप इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो बस यहीं से प्रेरणा हुई कि क्यों ना भाषा कविता की ऐसी हो जिनके लाइन को हम हर जगह बोल सकें। जैसे रामायण की चौपाई उत्तर प्रदेश में खास करके शायद ही कोई ऐसा हो जिसे एक भी चौपाई ना याद हो। वो का वर्षा जब कृषि सुखारी तो बोल ही देगा, रामायण की ही लिखी लाइन है। तो ये इसलिए कि इसके मीटर बहुत अच्छे हैं, ये आपको याद हो जाती है फट से। और शायद आप किसी बहुत उत्तम कवि की भी कविता की लाइन को नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि वो क्लिष्ट शब्दों से बनी हुई होती हैं, उनके लाइनें बड़ी हो सकती हैं, आपको नहीं याद होंगी जल्दी। शायद यही मेरी प्रेरणा का था कि हम इस तरफ आए। लिखने के लिए सबसे पहली शुरुआत थी कि हमने मानस को पढ़ना शुरू किया।
कैसे वहाँ देसी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो देसी शब्द याद करने, उनके मीटर को समझना, फिर बढ़ता गया और थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको